सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम रिवाइज कर रहे हैं अरिस्टोटल के मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द पोएटिक्स को, वो भी एग्जाम रेडी शॉर्ट पॉइंटर्स के थ्रू। ये वर्क मेजर है बट बहुत ज्यादा लेंदी है, काफी सारी चीजें इससे आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज के वीडियो में आई विल ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरी डिटेल इन द वेरी शॉर्टेस्ट ऑफ द टाइम, ताकि आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम ना हो एंड आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करो, ताकि आप इससे आने वाले हर क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर पाओ। ये रिवीजन सीरीज में हमेशा एग्जाम से पहले चलाती हूँ, जहां पर मेजर टॉपिक्स को बहुत ही इजी एंड शॉर्ट पॉइंटर्स के थ्रू आप कवर कर लेते हो। तो मेक श्योर आपने इन सभी वीडियोस को जरूर से देखा हो। अब आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के इस टॉपिक को पढ़ना। सबसे पहली चीज, यू मस्ट बी अवेयर कि ये जो वर्क है वो 335 BCE में लिखा गया था। वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो शायद ही कुछ बच्चों को पता हो, ये एक इसोटेरिक वर्क माना जाता है। इसोटेरिक इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इजोटेरिक। आपके प्लेटो ने जो वर्क लिखा था द रिपब्लिक, बड़ा ही हेफ्टी वर्क था वो भी, जहां पर वो जम के बुराइयां करते हैं, इमिटेशन के बारे में, पोएट्स के बारे में, एंड हाउ योर आर्टिस्ट ट्राइज टू मूव फ्रॉम रियलिटी। वो बहुत ही पॉलिश्ड डायलॉग बेसिस पर लिखा गया था, विच वॉज मेंट टू बी रेड बाय द पब्लिक। लेकिन इजोटेरिक वर्क एक ऐसा वर्क होता है विच इज नॉट मेंट फॉर द पब्लिक, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा, आप बोलेंगे कि जैसे थीसिस एंड डिसर्टेशन लिखी जाती है, जहां पर एक एक डिटेल को बहुत ही डिटेल में समझाया जाता है। ये वैसे टाइप का वर्क था विच अरिस्टोटल वांटेड फॉर हिज स्टूडेंट्स, जो कि लाइसियम में उनके स्कूल, पेरिपेटाटिक स्कूल में पढ़ा करते थे। वो इनके बारे में पढ़े कि एक्चुअल में आर्ट क्या होती है, एक्चुअल में एपिक और ट्रेजेडी क्या होता है, ट्रेजेडी की जो मेन डेफिनेशन है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, जो आपको इस वर्क में देखने को मिल जाता है। सो दिस पर्टिकुलर वर्क वाज मेंट फॉर हिज स्टूडेंट्स इनटू अ प्रॉपर सिलेबस टू बी रेड बाय देम एंड नॉट फॉर द पब्लिक। अब सभी को ये बात पता है कि ये जो वर्क है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम। ये वर्क स्पेसिफिकली लिखा है आपके अरिस्टोटल ने as a direct rebuttal of the arguments posed by his teacher Plato, जहां पर ये बताते हैं कि इमिटेशन गलत है, पोइट्री गलत है, एंड हाउ इट इज रिमूव फ्रॉम रियलिटी, एंड जितने भी पोएट्स होते हैं वो हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। तो उनके बारे में ये एक प्रॉपर डिफेंसिव वर्क माना जाता है, जिसको इतना ज्यादा प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा गया है दैट दिस बिकम्स द मेजर वर्क, जिसको आने वाले सभी ड्रामेटिस्ट फॉलो करते हैं, दैट दिस इज द एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दैट यू हैव टू फॉलो इफ यू हैव टू राइट अ गुड पोएट्री और अ ट्रेजेडी। ये जो वर्क है 26 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ये नंबर सबको अपने नोट्स में लिखा होना चाहिए, एंड क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई है, तो आई हैव डिवाइडेड द मेजर सब टॉपिक्स इनटू फर्दर चैप्टर्स। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि किसके अंदर मिमेसिस के बारे में बात की गई है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन योर एपिक, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ये डेफिनेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है ट्रेजेडी की, वो देते हैं। देन ही टॉक्स अबाउट द 6 एलिमेंट्स, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टिकल, जो हर बच्चे को रटा होना चाहिए। देन फाइनली ही टॉक्स अबाउट डिक्शन एंड क्या थॉट होना चाहिए आपका इफ यू आर टू राइट पोएट्री। ही मेक्स द कंपैरिजन बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी, जिसमें आपको एंड में पता चलेगा कि ये ट्रेजेडी को बेटर बताते हैं एपिक से, एंड क्यों इससे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो कौन से चैप्टर में क्या देखने को मिलता है, इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सो आई डू नॉट वांट माय स्टूडेंट्स टू बी हार्ड ऑन देमसेल्व्स, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉकिंग अबाउट द मेजर आर्ग्यूमेंट्स जो इस वर्क में आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही शॉर्ट में, येट आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट जो आपके प्लेटो ने बोला था वो था मिमेसिस के बारे में, विच इज अ क्रिटिकल टर्म जो हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म में यूज करते हैं इमिटेशन के ऊपर। इमिटेशन का मतलब होता है नकल। तो आपके प्लेटो ने बोल दिया था कि पोएट्री इज जस्ट एन इमिटेशन, लेकिन अरिस्टोटल सामने आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूं कि जो पोएट्री है, जो ट्रेजेडी है, वो है इमिटेशन ऑफ द लाइफ, बट इट इज नॉट जस्ट अ कॉपी एंड पेस्ट, कि जैसा हमने देखा अपने रियल लाइफ में वैसा हमने पेस्ट मार दिया अपनी पोएट्री या ट्रेजेडी में। इट इज अ क्रिएटिव रिक्रिएशन, जहां पर आप इंजॉय करते हो उस इमिटेशन को। इस बात को आपके प्लेटो एक वीकनेस के रूप में देखते थे कि मैं उस चीज को पढ़ के क्या करूं, विच इज अ मियर इमिटेशन और कॉपी ऑफ द एक्चुअल लाइफ।
इस चीज को अरिस्टोटल सेलिब्रेट करते हुए बताते हैं कि इमिटेशन हर ह्यूमन के एसेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, एन इन्फेंट, वो सबसे पहली आवाज ही निकालना सीखता है इमिटेशन के ही रूप में। उसके पेरेंट्स मम्मा पापा बोलना सिखाते हैं, दैट इज द फर्स्ट वर्ड जो वो इमिटेट करते हुए सीखता है। देन किसी भी तरीके का स्किल हो जाए, आप इमिटेट करके ही सीखते हो, एंड ह्यूमंस फाइंड प्लेजर इन इमिटेटिंग द लाइफ, एंड उसी से ही वो कुछ सीखते हैं। तो इमिटेशन इज नेचुरल एंड इट इज प्लेजरेबल टू ह्यूमंस। आप इमिटेशन को गलत नहीं बता सकते हो। प्लेटो आगे जाके बताते हैं, बिकॉज योर पोएट्री हैज बीन इमिटेटेड, लाइव से कॉपी की गई है, एंड हेंस वो कहते हैं कि पोएट्स हमेशा झूठ बोलते हैं, बिकॉज उनकी जो पोएट्री होती है इट इज फुल ऑफ लाइज, बिकॉज इट इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपके प्लेटो थे वो आइडियाज ऑफ फॉर्म्स के को बिलीव करते थे कि देयर इज अ वर्ल्ड जो कि आइडियल वर्ल्ड है, एंड ये जो वर्ल्ड है आपका, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द कॉपीज, एंड ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड है, दिस इज द फर्स्ट कॉपी जो आपको एक्चुअल में आइडिया आता है, एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड विच यू शुड बी टॉकिंग अबाउट। लेकिन अरिस्टोटल यहाँ आके बताते हैं कि देखो, इमेजिनरी दुनिया में मत रहो, इस दुनिया में सब्सटेंस जो है उसी को ही आपको फॉलो करना चाहिए। इन हेंस ये आर्ट के लिए भी यही बात बोलते हैं कि जब हम लोग अपनी लाइफ को इमिटेट कर रहे हैं तो इट इज द मोस्ट रैशनल थिंग, क्योंकि जब हम लोग अपने जीवन के दुख को, अपने जीवन के सॉरोज को, हैप्पीनेस को एंड अप्स एंड डाउन्स को जब इमिटेट करके दिखा रहे हैं अपनी पोएट्री में, अपनी ट्रेजेडी में, तो वो इंसान के जीवन के यूनिवर्सल ट्रुथ्स को ही तो बता रहा है। एंड हेंस poetry is not full of lies. Poetry or art is the most rational thing that you can find in this universe. अब इस बात पे देर इज समथिंग जो आपको अपने नोट्स पे लिखना चाहिए कि पोएटिक फॉर्म्स को वी कुड से डिफेंड करने के लिए ये 3 फॉर्म्स बताते हैं, विच इज मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मैनर ऑफ इमिटेशन, जो हम लोग को पोएटिक्स के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज जो अरिस्टोटल कहते हैं इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम, कि डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स अलग अलग चीजों का इमिटेशन करता है। जैसे आर्ट में सिर्फ आपकी पोइट्री नहीं आ जाती है, यू गेट योर सिंगिंग, यू गेट योर डांसिंग, यू गेट योर पेंटिंग, स्कल्पटिंग एंड परफॉर्मेटिव आर्ट्स एंड व्हाट नॉट। तो हर टाइप की जो आर्ट होती है वो अलग अलग चीज का इमिटेशन करती है। वी आर टॉकिंग अबाउट पोइट्री व्हेन, बिकॉज वी आर लिटरेचर स्टूडेंट, तो उसमें जब हम लोग रिदम को पाते हैं तो वो एक तरीके से डांस का इमिटेशन है। जब हम लोग अपनी पोइट्री में हार्मनी को पाते हैं तो वो म्यूजिक का इमिटेशन है। पोइट्री में जो आप फिगरेटिव एम्बलिश्ड लैंग्वेज को देखते हैं, इट इज द जीनियस यूज ऑफ द मेटाफर्स एंड ऑल द काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। एक नॉर्मल इंसान अगर आप पोइट्री लिखता भी है, इमिटेट करता है लाइफ को, तो वो उतना अच्छा नहीं लिख पाएगा जितना एक पोएट लिख पाएगा, क्योंकि उसको एक अमेल्गमेशन बैठाने आता है हार्मनी, डांस, हार्मनी, रिदम एंड फिगरेटिव लैंग्वेज का। एंड हेंस आप देखेंगे कि इस वर्क में कैसे अरिस्टोटल एक पोएट को बेटर बताते हैं एक हिस्टोरियन से। देन मॉरल स्केल के रूप में ये बताते हैं कि जब भी हम लोग ट्रेजेडी लिखते हैं, वी आर ट्राइंग टू इमिटेट द लाइफ ऑफ समवन हु इज सुपीरियर देन अस। जब भी कोई ऐसी महान गाथाएं वाली मूवीज आती हैं तो देयर यू सी अ किंग और अ डेमी गॉड और अ सुपर हीरो जिसकी कहानी हमें दिखाई जाती है, जो कि हमसे ज्यादा पावरफुल है। तो व्हेन यू आर राइटिंग अ ट्रेजेडी, तो आपको इमिटेट करना है अपने से एक सुपीरियर पर्सन को, ये रूल बताया है अरिस्टोटल ने। एंड व्हेन यू आर राइटिंग अ कॉमेडी, आप अपने से एक महान इंसान के ऊपर हंस नहीं सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपसे ज्यादा अच्छी क्वालिटीज हैं एंड स्ट्रेंथ उसको मिली हुई है। लेकिन यू वांट टू रिडिक्यूल एंड मेक फन ऑफ समवन, तो उसके लिए आपको एक ऐसा इंसान चुनना होगा जो आपसे इंफीरियर हो। हम उसी का ही मजाक बना पाते हैं या उस पर ही हंस पाते हैं जो हमसे थोड़ा सा नीचे होता है, या फिर उसकी हरकतें थोड़ी सी रिडिक्यूलिंग टाइप होती है। तो यहाँ पर एक रूल बताया है अरिस्टोटल ने कि आर्ट मस्ट रिप्रेजेंट ह्यूमन कैरेक्टर either as noble or base to have a moral or emotional impact। आप उसी के लिए दुखी फील करोगे जो आपसे ऊपर है, या फिर वो एक अच्छे पद पर होने के बाद अपनी डेस्टिनी में नीचे गिर चुका है, एंड उसी पर ही आपको हंसी आएगी जो बहुत आपसे निचली हरकतें या बहुत ही कॉमेडिक फीचर्स उसके अंदर है, आप उसी पे ही हंस सकते हो। तो ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, कोटेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। कॉमेडी एम्स एट रिप्रेजेंटिंग मेन एज वर्स, ट्रेजेडी एज बेटर देन इन एक्चुअल लाइफ। ये आपको याद रखनी है बिकॉज कोटेशंस आपके एग्जाम में पूछी जाती है। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैनर। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रेजेडी,
तो किस तरीके से या किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ट्रेजेडी को पेश किया जा सकता है? सबसे पहला तरीका है नैरेटिव मोड। यहाँ पर स्पीकर जो पोएट है वो अपनी ही वॉइस का इस्तेमाल करता है या फिर एक पर्सोना अज्यूम करता है, सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन योर होमर्स इलियड। देन ये जो स्टाइल है वो एपिक में फॉलो किया जाता है, बट जो ड्रामेटिक मोड है ये आपके ट्रेजेडी में फॉलो किया जाता है, जहां पर एक कैरेक्टर का जो जीवन है वो हम लोग के सामने लाइव दिखाया जाता है कि देखो पहले ये कितना अमीर था, फिर इसकी लाइफ में एक बड़ा टर्न आया, ही कम्स टू नो ऑफ अ ग्रेट डिस्कवरी कि ये तो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था, देन ही फेल फ्रॉम ऑल द रिचेस एंड अब ये गरीबी के जीवन में जी रहा है। तो ये सब हम लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि लेट अस सी कि ये इतने महान पद पे होने के बाद कैसे नीचे गिरा है, विच इज क्वाइट अ ड्रामेटिक थिंग फॉर द ऑडियंस। देन एवोल्यूशन ऑफ ट्रेजेडी के बारे में बताते हैं हमारे अरिस्टोटल की ट्रेजेडी वॉज नॉट समथिंग जो रैंडमली हमारे सामने ओरिजिनेट हो जाती है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कोरल हिम जिसको हम लोग बोलते हैं डिथरैम। अब इसको जरूर से अपने नोट्स में लिखना। एंशियंट ग्रीस में एक परफॉर्मेंस की जाती थी, कोरल हिम्स परफॉर्म किए जाते थे जिसमें डांस एलिमेंट्स भी होते थे इन द ऑनर ऑफ देयर गॉड डायनोसियस, जो कि आपकी गॉड ऑफ वाइन बोला जाता है। पहले के ज़माने में एंशियंट ग्रीस में ये चला करता था। तो देयर यूज्ड टू बी अ परफॉर्मेंस जहाँ पर आपके कोरल सिंगिंग भी की जा रही है बहुत ही हार्मनी एंड रिदम में, एंड डांस फीचर्स भी उसमें ऐड है। तो ये जो आपका एक्शन एंड स्पेक्टिकल था वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ इनटू बिकमिंग अ प्रॉपर ट्रेजेडी। तो कभी भी आपका एग्जाम आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे कि ट्रेजेडी कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तो वो डिथरैम नाम के एक कोरल हिम से ओरिजिनेट करता है। इसको अपने नोट्स में जरूर से लिखिएगा। अब आती है द मेजर डेफिनेशन जो आपको रटी होनी चाहिए कि योर ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। सीरियस समझ में आता है कि वो सीरियस होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर बिगिनिंग मिडिल एंड एंड होना चाहिए, कहीं से भी आगे पीछे से नहीं शुरू होनी चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म मैग्नीट्यूड? आप अगर एक ट्रेजेडी लिखते हो तो इट मस्ट बी लॉन्ग इनफ कि आपको सारे लॉजिकल एक्शन समझ में आ रहे हैं कि पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ, एंड में ये हुआ, एंड इतना शॉर्ट होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट कंज्यूम करने में इजी हो। कोई भी मूवी 4 साढ़े 4 घंटे की होती है तो 3 घंटे में ऑडियंस बिल्कुल उबने लगती है कि यार क्या फालतू की चीजें डाल के खींच दिया है, और बहुत छोटी होती है तो आपको कॉज एंड इफेक्ट नहीं समझ में आता है। तो ये जो सर्टेन मैग्नीट्यूड के बारे में बात की है अरिस्टोटल ने, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आते हैं वो आपके हैं क्वालिटेटिव 6 पार्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी। एज आई टोल्ड यू कि ये आपको रटे होने चाहिए। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलेडी एंड स्पेक्टिकल। इनके जो ग्रीक नेम्स हैं उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बिकॉज आपका एग्जाम कंफ्यूज करने के लिए कभी भी ये चीज पुल अप कर सकता है। सबसे पहला होता है आपका प्लॉट, जो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग होता है आपकी स्टोरी की आत्मा। आपकी जो स्टोरी होती है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन नॉट ऑफ मैन बट ऑफ एक्शन। वो किसी के जीवन की या फिर किसी इंसान का सिर्फ इमिटेशन नहीं कर रहा है, वो जो एक्शंस कर रहे हैं, उनके जीवन में जो इवेंट्स एंड घटनाएं हो रही हैं, इमिटेशन उसका हो रहा है। तो आपकी जो स्टोरी है वो जान होती है आपकी ट्रेजेडी की। द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड एज इट वर द सोल ऑफ अ ट्रेजेडी। ये पूछा गया है आपके कई लिटरेचर एग्जाम्स में, तो इसको रट लेना और अपने नोट्स में इसको एज इट इज लिख लेना। दूसरा आता है आपका कैरेक्टर। अब प्लॉट जो स्टोरी बनाई गई है उसका इनैक्टमेंट तो सारे आपके कैरेक्टर्स ही तो कर रहे हैं। आपका कैरेक्टर सेकेंडरी होता है, जहां पर वो जो एक्शन उसको दिए गए हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे अपनी लाइफ को दिखाना है, एक कैरेक्टर अपनी लाइफ में कैसी टाइप की चॉइसेस कर रहा है, उससे हम लोग रिलेट कर पाते हैं एज ऑडियंस। नाउ यहाँ पर भी कुछ आपको चीजें बताई गई हैं ऑफ हाउ अ गुड कैरेक्टर मस्ट बी। ही मस्ट बी अ गुड कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए। जो उसका कैरेक्टर या उसको रोल दिया गया है इट मस्ट बी अप्रोप्रिएट एंड टाइप कंसिस्टेंट। ऐसे नहीं कि भाई एक टाइम पे वो एक बहुत ही नोबल कैरेक्टर है, वो जीवन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, एंड एक टाइम में ही बिकम्स अ रोग कैरेक्टर एंड वो लोगों को मार रहा है या ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जो उसके रोल पर
फिट नहीं बैठती हैं। तो टाइप कंसिस्टेंट होना चाहिए। इफ ही इज अ हीरो, नो मैटर द कॉस्ट कि वो अमीर है या गरीब हो गया ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स, तो वो गलत काम में होता रहेगा। ही मस्ट ऑलवेज बी अ गुड कैरेक्टर, ही मस्ट बी रियलिस्टिक एंड ही मस्ट बी कंसिस्टेंट। तो ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है। देन कम्स द थॉट। अब हमारा जो प्लॉट हो गया, अब हमारा जो कैरेक्टर हो गया, वो क्या क्या कर सकता है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है वो आपके थॉट में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है डिक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर टेकिंग अप अ कैरेक्टर ऑफ अ नोबल मैन, ऑफ अ किंग। आप उसको डिक्शन किसी छपरी इंसान का नहीं दे सकते हो कि अ कॉमन मैन टॉकिंग इन द मोस्ट कलोकियल लैंग्वेज। आपको उसका जो डिक्शन है, उसके जो डायलॉग्स हैं, शुड बी वर्दी इनफ ऑफ अ किंग, शुड बी वर्दी इनफ ऑफ अ नोबल पर्सन। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज मस्ट बी क्लियर एंड ऑल्सो मस्ट बी एलिवेटेड अबव कॉमन स्पीच थ्रू मेटाफर। अगर आप ट्रेजेडी लिख रहे हो, यू आर शोइंग द लाइफ ऑफ अ किंग एंड हाउ ही हैज टू फेस ऑब्स्टिकल्स, तो आप उसकी डिक्शन को थोड़ा सा एलिवेटेड रखोगे। एंड हियर कम्स द रोल ऑफ योर मेटाफर एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। टू बी अ मास्टर ऑफ मेटाफर इज द ग्रेटेस्ट थिंग बाय फार। दिस इज द लाइन टोल्ड बाय अरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स, तो ये याद रखिएगा। देन कम्स द सॉन्ग, जिसको हम लोग मेलोडी बोलते हैं। अब आपकी जो ट्रेजेडी है वो कैसे वी वुड से इंजॉयबल लगे आपकी ऑडियंस को, यहाँ पर आप म्यूजिक का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हो। जैसे हम लोग मूवीज देखने जाते हैं तो बैकग्राउंड में अगर कोई रोने वाला सीन आ रहा है तो बहुत दुख भरी एक साउंड प्ले की जाती है, जिससे और ड्रामेटिक इफेक्ट आता है। बहुत हैप्पी सीन है तो बहुत हैप्पी साउंड इफेक्ट्स दिए जाते हैं। तो दिस इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ द एम्बलिशमेंट, जो कि सेंसरी प्लेजर देता है आपके ट्रैजिक वर्क को। देन वी हैव स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप जिस टाइप से एक्शंस दिखा रहे हो, आप जो इफेक्ट देने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी स्टोरी से भी नहीं आएगा, वो आपके कॉस्ट्यूम से भी नहीं आएगा। इट इज हाउ यू आर इंटरलिंकिंग ईच एंड एवरीथिंग, जो आंखों को देखने में बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक लगते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्पेक्टिकल। देन वी कम टू द थ्री यूनिटीज। ये जो तीन यूनिटीज हैं वो आगे आने वाले जितने भी राइटर्स हो गए, क्रिटिक्स हो गए, वो जरूर से इसके बारे में बात करते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में हमारे जो क्लासिक मास्टर्स हैं वो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन बताकर गए हैं, जिसके बारे में बोला जाता है कि अरिस्टोटल के वर्क में हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन दिस इज अ फैक्ट दैट यू मस्ट नो कि अरिस्टोटल ने स्ट्रिक्टली बात किया है अबाउट यूनिटी ऑफ एक्शन। माने कि आपके जो एक्शंस होने चाहिए उसमें बहुत सारे सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए कि एक कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, चौथी कहानी, उससे जो आपकी जो स्टोरी है ना वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। हैव अ मेन प्लॉट, लेकिन उसका एक या दो सब प्लॉट इंटरट्वाइनिंग स्टोरीज चलेंगी तो ठीक है। आप 10 अलग अलग स्टोरी डाल दोगे तो वो अननेसेसरी लगता है एंड वो ऑडियंस को मजा देने के बजाय कंफ्यूज करता है। तो अरिस्टोटल वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द यूनिटी ऑफ एक्शन। इन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस के बारे में एग्जैक्टली वैसे एक्सप्लिसिटली बात नहीं की थी। ऐसा कहा जाता है कि दिस थिंग वाज एडेड लेटर बाय द रेनेसां क्रिटिक्स। ऑल्दो वो एक कॉमन सेंसिकल बात बोलते हैं कि आपका जो टाइम है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्टोरी जितना डिमांड करती है, ये नहीं कि आप 200 साल की कहानी दिखाई दे रहे हो, तो ये भी नहीं एक प्रॉपर थिंग होगी आपकी ट्रेजेडी के लिए। एंड यूनिटी ऑफ प्लेस भी आपको फॉलो करनी चाहिए कि आपको अपनी सेटिंग्स एंड एक्ट्स जो आप बदल रहे हो वो ड्रास्टिकली नहीं चेंज कर देना चाहिए। ऑल्दो हम लोग जानते हैं कि हमारे शेक्सपियर ने तो कुछ भी ज्यादा फॉलो नहीं किया था अपार्ट फ्रॉम योर दिस यूनिटी ऑफ एक्शन। उनके मीन्स जो प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स होते थे वो बहुत परफेक्ट होते थे, लेकिन देन टू वो एक अच्छे वर्क या फिर वर्दी वर्क वो लिख कर गए हैं। ऑर्गेनिक होल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर ट्रेजेडी मस्ट हैव अ बिगिनिंग, अ मिडिल एंड एन एंड। आपकी ऑडियंस को प्रोबेबिलिटी समझ में आनी चाहिए, कनेक्शन समझ में आना चाहिए कि भाई बच्चा अभी इसने जन्म लिया है, इसके बाद ये स्कूल जाएगा, फिर ये यंग होगा, फिर इसकी शादी होगी, फिर ये बूढ़ा होगा। आप पहले बुढ़ापा दिखा रहे हो, बाद में उसके इन्फेंसी में लेकर जा रहे हो, तो दिस विल नॉट बी अ प्रॉपर बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड काइंड ऑफ स्टोरी। जो इवेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं वो ज्यादा समझ में आते हैं। रैंडम थिंग्स को आपको पुल अप नहीं करना चाहिए। यहाँ पर या इंट्रोड्यूस करते हैं अरिस्टोटल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्लॉट्स एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स। जैसे आजकल की जो मूवीज होती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बेस्ड होती हैं, जो फ्लैशबैक्स एंड आगे पीछे करके चलती हैं, जहाँ पे रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है।
Aristotle prefers complex plots because they create a stronger emotional impact. एक लीनियर स्टोरी जब आपकी एक तरीके से चलती चली जाएगी तो इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ प्रोबेबल एंड आपको पता लग जाता है कि हाँ आगे क्या होने वाला है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। जिसमें से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर है वो बताते हैं एस्पेरिपीटिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। आपने देखा होगा कि अचानक से जो मेन हीरो है या मेन कैरेक्टर है उसकी सिचुएशन अचानक से बिल्कुल बदल जाती है। वी वर थिंकिंग कि अच्छा ये अपनी लाइफ में अच्छा करेगा एंड सब कुछ अच्छा होगा, ही इज गोइंग टू विन दिस कॉन्टेस्ट, पर अचानक से ही लूजेस अ कॉन्टेस्ट एंड देन ही इज लिविंग इन shreds एंड वो पॉवर्टी में चला जाता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑपोजिट इन हिज फॉर्च्यून एंड देन कम्स रिकॉग्निशन एंड देन उसको पता लगता है कि मैं तो गरीब नहीं हूँ, मैं तो बहुत बड़े खानदान से बिलोंग करता हूँ एंड पीपल हैव हिड दिस स्टोरी, या फिर मेरी जो एक्चुअल में जहाँ से बिलोंग करता हूँ मुझे छुपाया गया है। देन इग्नोरेंस से उसको नॉलेज मिलती है, फिर आपकी जो पूरी स्टोरी होती है वो बदल जाती है। सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ डबल मोमेंट, जहाँ पर पेरिपीटिया एंड एनाग्नोरिसिस का दोनों का यूज किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। देन वी हैव पैथोस, सफरिंग। ट्रेजेडी को हिट बनाना है ना, आप एक मेन कैरेक्टर ले लीजिए और उसके जीवन में इतने दुख दीजिए, इतने सारे ऐसे इवेंट्स डाल दीजिए, क्योंकि the reason is without suffering the audience cannot feel the required pity. For you to feel good आपके emotions बाहर निकलने चाहिए। No wonder इतने सारे एकता कपूर के सीरियल क्यों चलते हैं, because there is always a character जो कि एक दुखियारी औरत के रूप में दिखाई जाती है and her entire life she is being attacked by the सास and the entire relatives and वो पूरा जीवन रो रही होती है and our mothers enjoy that a lot because उन्होंने अपने जीवन में दुख देखा होता है similar kind का। तो it is almost kind of a safe outlet of your emotions जो हमें इन टाइप के ड्रामास को देखने को मिलता है। तो जब हम किसी को दुख में देखते हैं तो हम अपने आप को उस कैरेक्टर में देखने लगते हैं एंड ये आपके वर्क को हिट बना देता है। आइडियल ट्रैजिक हीरो, इंटरमीडिएट मैन बताया है, परफेक्टली गुड होना चाहिए या फिर परफेक्टली इवल होना चाहिए, दोनों चीजें आपको नहीं दिखानी है, ठीक है। या फिर आप एक कैरेक्टर को पूरी तरीके से एकदम अच्छा नहीं दिखा सकते या एकदम ज्यादा विलेनस नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा मिडवे होना चाहिए कि वो अच्छा भी है बुरा भी है या बहुत बुरा भी है, पर कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई भी दिखानी चाहिए जो हम इंसानों में भी होती है। हमर्शिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखना चाहिए अपने नोट्स में, विच इज अ ट्रैजिक एरर। ये अरिस्टोटल के प्लेस को हिट बनाता है जहां पर ये बताते हैं कि जब आप अपने कैरेक्टर को एक ऐसा एरर दे देते हो जहां पर हमें उसकी कमी को देखकर पिटी फील होती है। द रीजन वी पिटी अ मैन हु मेक्स अ मिस्टेक बट वी डोंट पिटी अ मैन हु इज सिंपली अ विलन। हमें विलन में कभी दुख नहीं फील होता है, हम लोग कहते हैं कि तुम्हारे तो ऐसे ही करा, मैं तुम्हें तो बुरा मिलना ही चाहिए। बट वेन वी सी अ गुड कैरेक्टर जो कि अपनी ही किसी कमी की वजह से या अपने किसी मॉरल वाइज की वजह से किसी काम को नहीं कर पाता है एंड ही फेसेस अ लॉट ऑफ सफरिंग एंड चैलेंजेस, तो हमें बहुत ज्यादा उसके लिए दुख होता है। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पिटी एंड फियर कैथार्सिस के इफेक्ट को विच इज कंसिडर्ड द ट्रैजिक इमोशंस वो हमें मिलता है उसे देखकर। देन वी हैव कैथार्सिस विच इज पर्गेशन। जब हम देखते हैं एक कैरेक्टर को कि वो बहुत दुख में है एंड हमें उस पर दया आने लगती है, हमें डर भी लगता है कि अब इसके साथ क्या होगा, तो वी आर लुकिंग एट आवर ओन लाइफ, हम लोग देख पाते हैं एंड इस वजह से दिस इज कंसिडर्ड अ सेफ आउटलेट और रिलीज ऑफ द इमोशंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर वर्क हिट और योर मूवी हिट। देन द लॉजिक ऑफ इम्पॉसिबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरिस्टोटल सेज कन्विंसिंग इम्पॉसिबिलिटी इज बेटर दैन एन अनकन्विंसिंग पॉसिबिलिटी। मैं आपको इसका अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जब हम एक हीरो को देख रहे होते हैं कि उस किसी बिल्डिंग पे वो खड़ा है एंड द एनिमीज आर गोइंग टू अटैक दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, वो लोगों की जान भी बचाता है एंड पूरी बिल्डिंग आपकी बर्स्ट हो जाती है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि काश हमारा जो हीरो है वो बच गया हो, 20 माले की बिल्डिंग से वो जंप मार देता है एंड विद सर्टेन इंजरीज वो बच जाता है। तो वी गेट कन्विंस्ड, कन्विंसिंग इम्पॉसिबिलिटी। आप 20 माले की बिल्डिंग से गिरोगे तो कुछ नहीं बचेगा आपका, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी पेनफुल डेथ। लेकिन मूवी में हमें अच्छा लगता है कि वाह यार हमारा हीरो तो बच गया एंड वी गेट कन्विंस्ड ऑफ दिस इम्पॉसिबिलिटी। अगर वहां पे साइंटिफिक रूल लग जाता है कि नहीं नहीं ये तो कन्विंसिंग नहीं है और कोई भी गिर के बचेगा नहीं, तो हमें मजा नहीं आता कि अरे हीरो तो मर गया, मजा नहीं आया।
पर आप जब ऐसी चीजों को देखते हो विच कन्विंसेस यू ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी, अरिस्टोटल कहते हैं कि वो देखकर बड़ा मजा आता है आपकी ऑडियंस को। ठीक है, देन फाइनली हम आते हैं एपिक एंड फाइनल जजमेंट्स के ऊपर, जहां पर वो एपिक को बताते हैं कि एपिक इज नॉट जस्ट अ बायोग्राफी। जब आप किसी इंपॉर्टेंट डेमी गॉड या फिर एक सुपर हीरो की गाथाओं के बारे में बताते हैं, हाउ ही स्लेड द ड्रैगन्स एंड हाउ ही बचाता है वो अपने पूरे गांव को एंड अपने लोगों को एंड अपनी भी जान कुर्बान कर देता है उसके लिए, तो वो एक प्रॉपर बायोग्राफी नहीं होती है। इट शुड सेंटर अराउंड अ यूनिफाइड एक्शन, कि बेसिकली उसने अपने पूरे एडवेंचर में क्या क्या किया वो दिखाया जाता है। द रीजन इज टू प्रिवेंट द स्टोरी फ्रॉम बिकमिंग अ क्लटर्ड हिस्ट्री। आप सिर्फ बताते जा रहे हो कि इस सन में उसने ये किया, दूसरे सन में ये किया, तो वो इंजॉयबल नहीं रह जाता है। एपिक का जो स्केल है वो बहुत लंबा होता है व्हेन यू कंपेयर दिस विद अ ट्रेजेडी। इसमें मल्टीपल इवेंट्स एंड मल्टीपल एडवेंचर स्टोरीज दिखाई जाती हैं, पहले ये हुआ बाद में ये हुआ, जो इतना इंजॉयबल नहीं लगता है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। ट्रेजेडी उनके लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बनी हुई चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा इंजॉयबल लगती है। दिस इज द मीटर ऑफ एपिक विच इज डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। Aristotle chooses it because it is most stable and grand of all meters for your epic. वाई पोइट्री इज मोर फिलोसफिकल दैन हिस्ट्री, ये पॉइंट उन्होंने उठाया हुआ है कि हमारी जो पोइट्री होती है वो ह्यूमन नेचर को इमिटेट करती है एंड उसके लॉजिक को इमिटेट करती है। हेंस हिस्ट्री से ये ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको दिखाया जाता है कि क्या क्या हुआ है, लेकिन एपिक आपकी पोइट्री में दिखाया जाता है कि क्या क्या हो सकता है। तो दैट इज वाई योर पोइट्री बिकम्स बेटर देन हिस्ट्री। Then, if someone says an event is impossible, the poet can argue that it is better as represented or that men say it is so. ये एक पॉइंट बोला गया है कि जब आप एक ट्रेजेडी या वर्क को लिखते हो तो आपको बताना नहीं है, आपको शो करना है। शो बट डोंट टेल, ये एक बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट को डालता है कि आपको गरीबी वाला सीन बताना नहीं है कि गरीबी है, गरीब है, मैं गरीब हूँ, वो जो मीम आता है, देन शो करना है। यू हैव टू शो सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कि आपको गरीब घर दिखा देना है, टूटी हुई उसकी छत दिखा देनी है, बदहाली दिखा देनी है, तो ये बहुत ही एक इफेक्ट डालता है आपके वर्क में। द पॉपुलर व्यू ऑफ एपिक, पीपल इन अरिस्टोटल्स टाइम थॉट एपिक वाज बेटर, लेकिन हमारे जो अरिस्टोटल हैं वो मानते हैं कि जो ट्रेजेडी है वो ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि द रीजन इज दैट एवरीथिंग एपिक हैज, लेकिन ट्रेजेडी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है एंड इसमें पावर ऑफ म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल एंड मेलेडी होती है जो आपको एपिक में देखने को नहीं मिलता है। तो एपिक बहुत ही एक लंबी चीज हो जाती है, लेकिन ट्रेजेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक इफेक्ट से बनी हुई होती है। एपिक जो होती है काफी ज्यादा डाइल्यूटेड होती है। यूनिवर्सली ये मानते हैं दुनिया में कि अरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है वो ले करता है वन ऑफ द फर्स्ट रूल्स ऑफ हाउ टू राइट अ ट्रेजेडी एंड हाउ टू करेक्टली पुट ऑल द काइंड्स ऑफ तड़का इन इट, जो आज भी आपके सभी ड्रामेटिस्ट यूज कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो अलोंग विथ ऑल द क्वेश्चंस, तो आप मेरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कोर्स को जरूर से चेकआउट करिएगा। नॉट जस्ट एरिस्टोटल, हमारे जितने भी ग्रीक राइटर्स, रोमन राइटर्स, एनलाइटनमेंट क्रिटिक्स एंड मॉडर्न क्रिटिक्स, रोमांटिक क्रिटिक्स, सब मैंने इसके अंदर पढ़ा के रखे हैं जो आपको ऑल क्रिटिकल वर्क्स को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। आपके एग्जाम का टाइम चल रहा है तो ईयर एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जस्ट मैसेजेस ऑन दिस नंबर एंड आपको लिंक मिल जाएगा जिसको अवेल करके आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप यू लव्ड टुडेज वीडियो। आपको जो भी अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड नेक्स्ट कौन सा ऐसे आप कंप्लीट करना चाहोगे इसी पॉइंटर स्टाइल में अपने एग्जाम से पहले, वो मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।